स्वागत। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों और रिसर्च पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। समझेंगे कि ये सफर कैसे आगे बढ़ा। शुरुआत जाहिर है ईस्ट इंडिया कंपनी से होती है और फिर देखेंगे कि वो जो 1857 का विद्रोह था वो कैसे भड़का, क्यों हुआ और उसके बाद क्या बदला। बिल्कुल। और देखिए, ये जो स्रोत हैं ये साफ बताते हैं कि 1857 की जो चिंगारी थी ना, वो कोई अचानक नहीं भड़की थी। इसके पीछे मतलब काफी कुछ पहले से चल रहा था। हाँ, जैसे एक तो लॉर्ड डलहौजी की वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली नीति थी। हाँ, जिसमें वारिस ना होने पर रियासतें हड़प लेते थे। झांसी का मामला जैसे। बिल्कुल। झांसी जैसी कई रियासतें गईं। फिर सेना में जो भारतीय सिपाही थे उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। वेतन कम था, बड़े पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए थे और उनके धार्मिक मामलों में भी दखल दिया जा रहा था। अच्छा, और फिर वो इनफील्ड राइफल वाला किस्सा आ गया। हाँ, वो तो जैसे आग में घी का काम कर गया। वो नए कारतूस और उनमें गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह। मंगल पांडे जैसे सिपाहियों ने इसी बात पर विद्रोह किया। और दिलचस्प बात यह है, कुछ दस्तावेजों में यह भी मिलता है कि अंग्रेजों ने शुरू में इसे ये कहकर टालने की कोशिश की कि सिपाही मतलब भांग के नशे में थे। क्या बात है, मतलब अब मामले का दबाने की कोशिश। हाँ, उनके नजरिए को दिखाता है ये। फिर मेरठ में जब 85 सिपाहियों ने साफ मना कर दिया वो कारतूस इस्तेमाल करने से और उनका कोर्ट मार्शल हुआ, तो बस तो बात खुल गई। हाँ, विद्रोह खुलकर सामने आ गया। सिपाहियों ने जेल तोड़ी, दिल्ली की तरफ चल पड़े। वहां बहादुर शाह जफर को नेता बना दिया। हालांकि वो ज्यादातर आप कह सकते हैं एक प्रतीकात्मक कदम था। लेकिन ये इतना बड़ा विद्रोह ये सफल क्यों नहीं हो पाया? क्या वजहें दिखती हैं इन स्रोतों में? देखिए, मुख्य तौर पर तो लीडरशिप की कमी थी। एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी और अलग अलग जगहों पर जो विद्रोह हो रहे थे उनमें तालमेल नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। अच्छा। और कई बड़ी रियासतों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया, वो भी एक बड़ा कारण था। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों का संघर्ष वो तो खैर अविस्मरणीय है। सही कहा। लेकिन नतीजा यही हुआ कि विद्रोह दबा दिया गया और फिर आया 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। जी बिल्कुल। और रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई, बड़े बड़े वादे किए गए, बराबरी का, धार्मिक स्वतंत्रता का। पर क्या जमीन पर कुछ बदला? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत तो यही बताते हैं कि देखिए, कागज पर वादे जरूर थे पर जमीनी हकीकत बहुत अलग थी। भेदभाव वैसा ही चलता रहा। और शायद इसी भेदभाव ने और उधर नील विद्रोह जैसे जो किसान आंदोलन हो रहे थे, उन्होंने पढ़े लिखे मध्य वर्ग को, मतलब जो वकील वगैरह थे जैसे नेहरू, पटेल बाद में आए, उनको आवाज उठाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित किया। हाँ, यहीं से वो राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। बिल्कुल, शुरुआती लहरें कह सकते हैं। और फिर 1885 में कांग्रेस बनी। एओ ह्यूम की भूमिका थी इसमें। लेकिन कुछ दस्तावेजों में, जैसे लाला लाजपत राय का जिक्र है, वो इसे अंग्रेजों की एक चाल बताते हैं, एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी। हाँ, ये थ्योरी है कि जो गुस्सा पनप रहा है वो इसी कांग्रेस के मंच से, मतलब एक कंट्रोल तरीके से बाहर निकल जाए। एक दिलचस्प थ्योरी है, सोचने लायक। बिल्कुल। शुरू में तो कांग्रेस का तरीका नरम ही था, प्रेयर, प्रोटेस्ट, पिटिशन, अर्जियां देना, याचिकाएं देना। हाँ, वो नरम दल का दौर था। लेकिन इससे बहुत ज्यादा कुछ हासिल हो नहीं रहा था, तो असंतोष बढ़ने लगा। पर फिर 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी चीजों का बहिष्कार, वंदे मातरम का नारा गूंजने लगा। और इससे गरम दल को, मतलब जो थोड़े रेडिकल थे, उनको बल मिला। और ये टकराव फिर 1907 में सूरत में खुलकर सामने आया। कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, नरम दल और गरम दल। हाँ, सूरत स्प्लिट। कहते हैं कि वहां तो जूते चप्पल तक चल गए थे अधिवेशन में। बाप रे। अच्छा, और इसी माहौल में फिर मुस्लिम लीग भी बनी 1906 में। जी, मुस्लिम लीग का गठन हुआ और कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि इसमें अंग्रेजों का भी थोड़ा हाथ था। फूट डालो और राज करो वाली नीति के तहत आगा खान इसके प्रमुख नेता थे। और फिर 1909 के मॉडले मिंटो सुधारों ने वो अलग निर्वाचन मंडल दे दिया। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसने विभाजन को और गहरा कर दिया। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय जिन्ना जो थे वो कांग्रेस और लीग दोनों में थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने 1916 में लखनऊ पैक्ट करवाया था, जिसमें कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ था। कुछ समय के लिए साथ आए थे। फिर 1915 में गांधी जी भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से, और उनके आने से तो जैसे संघर्ष का तरीका ही बदल गया। बिल्कुल।
वो अपना अनुभव लेकर आए थे और आते ही उन्होंने वो सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया। पहले चंपारण में 1917 में नील किसानों के लिए, वो तिनकठिया सिस्टम था ना, हाँ, जमीन के एक हिस्से पर जबरदस्ती नील उगवाना। जी, उसके खिलाफ। फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, खेड़ा में किसानों का सत्याग्रह। और उनका तरीका अलग था, वो आम लोगों को जोड़ रहे थे आंदोलन से। यही खास बात थी, सत्य और अहिंसा पर आधारित विरोध। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत का दमन भी बढ़ रहा था। 1919 में वो रॉलेट एक्ट ले आए। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला काला कानून। बिल्कुल, इसका जबरदस्त विरोध हुआ। और इसी विरोध के बीच वो भयानक घटना हुई, जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919। हाँ, बैसाखी का दिन था। अमृतसर में हजारों लोग शांति से सभा कर रहे थे और जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए। स्रोत बताते हैं कि बाग में जो कुआं था, अकेले उससे 120 लाशें निकाली गईं। उफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। इस नरसंहार ने तो पूरे देश को हिला दिया। और इसी के बाद गांधी जी ने फिर बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन का फैसला किया कि अब अंग्रेजी शासन से कोई सहयोग नहीं करना है। लेकिन एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन था, तो दूसरी तरफ वो क्रांतिकारी धारा भी तो थी। हाँ, बिल्कुल थी। वो भी सक्रिय थी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, इन लोगों ने HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। बाद में भगत सिंह जुड़े तो HSRA बनी। इन्होंने फिर वो काकोरी कांड किया, सरकारी खजाना लूटने के लिए ट्रेन रोकी। रास्ते अलग थे पर मंजिल एक, कह सकते हैं। और फिर 1928 में साइमन कमीशन आया। हाँ, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, और वो भारत के लिए संवैधानिक सुधार सुझाने आया था। जी, तो कांग्रेस ने इसका जबरदस्त बहिष्कार किया। साइमन गो बैक के नारे लगे। तो हमने देखा कि कैसे ये पूरा सफर कितने अलग अलग पड़ावों से गुजरा। 1857 का विद्रोह, फिर कांग्रेस का बनना, उसका नरम गरम दलों में बंटना, गांधी जी का आना, सत्याग्रह, और साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन। बिल्कुल। और ये भी साफ दिखता है कि अंग्रेजों की वो फूट डालो और राज करो की नीति, जैसे बंगाल का विभाजन या अलग निर्वाचन मंडल, इसने चीजों को और ज्यादा उलझाया। हाँ, उन्होंने इस विभाजन का पूरा फायदा उठाया। संघर्ष के तरीके बहुत अलग अलग थे। कोई अर्जियां दे रहा था, कोई शांतिपूर्ण असहयोग कर रहा था, तो कोई हथियार उठा रहा था। हर किसी का अपना योगदान रहा। जी, यहाँ एक विचार के साथ खत्म करते हैं। ये जो अलग अलग रास्ते थे, कभी कभी तो एक दूसरे के विरोधी भी लगते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये सब मिलकर आखिर कैसे भारत की आजादी की मंजिल तक पहुंचे होंगे, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।